गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, वापस से हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, विजेता वो नहीं बनता जो कभी भी असफल नहीं होता। विजेता वो नहीं बनता जो कभी भी असफल नहीं होता, बल्कि विजेता वो बनता है जो कभी भी जीवन में हार नहीं मानता है। बल्कि विजेता वो बनता है जो कभी भी जीवन में हार नहीं मानता है। तो फ्रेंड्स, जीवन में लगातार हो सकता है आपको असफलताएं मिल रही हो, लेकिन उन असफलताओं से आपको कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार क्या करना है, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना है। तो अपनी हार नहीं मानना ही क्या है, वास्तव में वही क्या बनता है, विजेता बनता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से हमने स्टार्ट किया था और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो इसको वो बच्चा जिसने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। और मैंने आपको 1 से लगाकर 20 तक के जो एटम है उनका नाम और उनका क्या सिंबल होता है वो भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि किस तत्व के ऊपर +1 होगा, +2 होगा या फिर +3 या फिर -1, -2, -3 इस प्रकार का होगा। वो मैं आपको स्लाइड के रूप में वीडियो के अंदर ही ऐड कर दूंगी। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि बहुत बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि शायद इनको पढ़ाने में बहुत जोर आ रहा होगा, तो इन्होंने ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर वीडियो के अंदर स्लाइड्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टेबल के माध्यम से देखेंगे कि किसके ऊपर +1 होता है, +2 होता है, ताकि एक बार आप उसको देख लोगे और बार बार जब आप उसको रिवीजन करते रहोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अब जब भी उस तत्व का नाम आएगा तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ये बात साइंस वालों के लिए नहीं है, ये आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए है, जिनके जनरल साइंस जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक है, 9th क्लास का है। लेकिन अपने को जनरल साइंस में पकड़ बनाने के लिए या फिर हम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सके, इसके लिए हमें ये वाले बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग टेबल के माध्यम से हम देखते हैं कि किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हम देखेंगे कुछ परमाणु तत्व जिनके ऊपर क्या क्या चार्ज पाया जाता है। हो सकता है कि जिसको आता हो उनके लिए बहुत आसान हो या फिर उनको यूजफुल नहीं भी लग सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता है या फिर जब हम आगे केमिकल फॉर्मूला बनाना देखेंगे, जब हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तो वो सब पढ़ने के लिए हमें ये वाली सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आगे के जो जितने भी अपने टॉपिक्स आएंगे वो आपको रटने ही पड़ेंगे, और रटने से आपको कभी भी आप कितना रट लोगे, क्योंकि कितने सारे एलिमेंट है, कितने सारे परमाणु हैं, और वहां पर आप कितनी सारी अभिक्रिया याद रख लोगे। वहां पर आप याद करोगे और सामने वाला एग्जामिनर क्या कर देगा, उसमें जो है एलिमेंट को अलग डाल देगा, तो वहां पर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये वाले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, और तत्व जो है ये आयनों के रूप में पाया जाता है। अब आयन जो है ये 2 प्रकार के आयन बना सकता है, एक बनाता है धन आयन और दूसरा बनाता है ऋण आयन। तो धन आयन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। और जो धन आयन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसीलिए धन आयन को हम लोग क्षारीय मूलक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, आयन 2 प्रकार के हैं, धन आयन, और मैंने बताया कि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, क्षारीय मूलक भी होते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा ऋण आयन, और ऋण आयनों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, अम्लीय मूलक भी बोल सकते हैं। अब धन आयन में किसी के ऊपर +1 होगा तो वो एकल संयोजी हो जाएगा, किसी के ऊपर +2 होगा तो
द्विसंयोजी हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिसंयोजी, और इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बहुसंयोजी हो जाएगा। अब देखो आप इसको 2-3 बार अपनी नजरों से अगर निकाल दोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं एकल संयोजी में। जैसे Na+, K+ सोडियम पोटेशियम, Ag+ सिल्वर, Cu+ क्यूप्रस और Hg2+2 और इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। तो ये ऐसे आयन है कुछ जो +1 संयोजकता दर्शाते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल का जो वर्ग फर्स्ट है, वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्विसंयोजी की। तो आवर्त सारणी का जो वर्ग नंबर 2 है, यानी कि S ब्लॉक का ही वर्ग नंबर 2 जो है, वो धातुएं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेती हैं, अपना अष्टक कंप्लीट कर लेती हैं। तो वो क्या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करती हैं। तो देखो यहाँ पर ये +2 बेरियम, इसी तरीके से Ca+2 कैल्शियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Zn+2 जिंक, Mn+2 मैग्नीज, Fe+2 फेरस, Cu+2 क्यूप्रिक, Hg+2 इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक, Sn+2 को बोलेंगे स्टेनस और Pb+2 को बोलेंगे लेड। देखो यहाँ पर मैंने नाम बोल दिए हैं, तो आप लिखना चाहे तो नाम साथ में लिख सकते हैं, और आप अगर वैसे ही आपको पता है तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, जिंक, मैग्नीज, फेरस, यहाँ पर क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक, स्टेनस और लेड। अब यहाँ पर देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये था +2 Hg+2+2 था, यहाँ पर Cu+ क्यूप्रस बोला, यहाँ पर मैंने इसको क्यूप्रिक बोला। तो इसका लॉजिक भी मैं आपको फंडा क्लियर कर देती हूँ कि ये सारा क्या खेल है। तो बहुत ही सिंपल है, यदि कोई भी तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो जो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला जिस अवस्था में जब वो होगा तो उसके पीछे हम लगाते हैं अस, और जब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा वाली अवस्था में होगी तो वो क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। देखो यहाँ पर कॉपर +1 था तो हमने क्यूप्रस दर्शाया, और यहाँ पर +2 यानी ये 1 कम है तो अस लग गया इसके पीछे, और जब ज्यादा हुआ +2 तो इसके आगे क्या लग गया, क्यूप्रिक लग गया। इसी तरीके से हम लोग आयरन की बात करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर Fe+2 जब बोला था तो मैंने यहाँ पर बोला था फेरस, और जब मैं यहाँ पर त्रिसंयोजी की बात करूंगी तो यहाँ पर मैं बोलूंगी फेरिक। तो आई थिंक ये जो कंफ्यूजन था या फिर होगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब त्रिसंयोजी की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम +3 है, क्रोमियम +3 है, और यहाँ पर Fe+3 यानी फेरिक, ये सारे के सारे +3 में पाए जाते हैं। फिर हम लोग बहुसंयोजी की बात करते हैं तो स्टेनिक। देखो यहाँ पर जो था इसको मैंने बोला था स्टेनस, क्योंकि ये 2 अवस्था में पाया जाता है, +2 में भी और +4 में भी। तो कम वाले को हम लोग स्टेनस बोलेंगे और ज्यादा वाले को हम लोग स्टेनिक बोलेंगे। इसी तरीके As+5 इसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक, और ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो वैसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे बेसिक क्लियर होंगे तभी तो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ आयन देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग इसी तरीके से ऋण आयन की बात करते हैं तो एक संयोजी ऋण आयन, ये क्या है, सारे के सारे एकल परमाणविक हैं। यानी कि एक ही परमाणु है लेकिन उनके ऊपर -1 है, किसी के ऊपर -2 है, किसी के ऊपर -3 है। तो अगर -1 एकल संयोजी ऋण आयन की बात करते हैं तो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और फ्लोराइड है। इसी तरीके से द्विसंयोजी की बात करें तो ये ऑक्साइड है और ये क्या है, सल्फाइड है। और इसी तरीके से त्रिसंयोजी की बात करें तो नाइट्रोजन यानी कि N-3 को हम बोलेंगे नाइट्राइड, और P-3 को हम लोग बोलेंगे फास्फाइड। तो ये -1 में है, ये -2 में है और ये -3 में है। तो ये देखो सारे के सारे सिंगल क्या है, एटम है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बहुपरमाणविक ऋण आयन, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बहुपरमाणविक ऋण आयन हो जाएंगे। अब बहुपरमाणविक में भी ऐसे बहुपरमाणविक तत्व जिनमें -1 होंगे तो एक संयोजी हो जाएगा, 2 होंगे तो द्विसंयोजी हो जाएगा, 3 होंगे तो त्रिसंयोजी हो जाएगा। अब देखो बहुपरमाणविक मतलब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 और 1 5 है, इस तरीके से। तो जब परमाणु की संख्या ज्यादा होती है तो बहुपरमाणविक,
जब परमाणु की संख्या 1 होती है तो एकल परमाणविक, तो बहुपरमाणविक में एकल संयोजी -1 तो OH -1, हाइड्रोक्साइड आयन CN- साइनाइड, NO3- नाइट्रेट और MnO4- इसको बोलते हैं परमैग्नेट। फिर आता है हमारा द्विसंयोजी, और द्विसंयोजी में पहला है CO3-2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ आएंगे जिनमें हमारा कार्बोनेट जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब यहाँ पर CO3-2 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। फिर आता है SO4-2 जिसको बोलते हैं सल्फेट, ये भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। फिर आता है SO3-2 जिसको बोलते हैं सल्फाइड। फिर बात करते हैं त्रिसंयोजी की, तो त्रिसंयोजी में एक ही आयन है। ज्यादातर जो बहुसंयोजी होंगे उनमें कुछ ही परमाणु आएंगे जो बहुसंयोजी होंगे, यानी कि +3 और -3 या -4 +4 इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो त्रिसंयोजी में एक ही है जो इंपोर्टेंट भी है, PO4-3, और इसको बोला जाता है फास्फेट। तो ये अगर आपको पता है तो आपको बेसिक केमिस्ट्री या जनरल साइंस में जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं वो समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा देखो, जैसे इस ऋणायन में तो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुपरमाणविक ऋणायन होते हैं, लेकिन हम यदि बहुपरमाणविक धनायन की बात करते हैं तो कुछ ही ऐसे आयन हैं जो बहुपरमाणु के रूप में पाए जाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ पर NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, और इसी तरीके से H3O+, जब जल एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है तो वो बदल जाता है H3O+ में, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। वैसे तो इसकी सांद्रता जब भी हम लोग कहीं पर लेते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के इक्वल ही मानते हैं। अब ये सारी चीजें यदि क्लियर हो गई हो तो हम लोग अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही 1 मिनट के अंदर अगर ये सारी चीजें पता है तो अणुसूत्र आपके 1 मिनट का काम है। तो हम लोग अभी सूत्र बनाने की बात करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे। अब देखो, सूत्र बनाने के कुछ नियम हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हम लोग इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों लिख सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन सबके जवाब आपको अगले 1 ही मिनट में मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है अणुसूत्र का निर्माण। अणुसूत्र निर्माण, अब आपको पता है कोई भी जो रासायनिक पदार्थ बनेगा वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा। एक होगा धन आयन और एक होगा ऋण आयन। क्योंकि मैंने अभी आयन की बात की थी यहाँ पर, तो हम लोग एक साइड होती है हमारी लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। तो जैसा यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है वही लेफ्ट साइड है और यहाँ पर वही वाली क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं धनायन को और राइट साइड में लिखते हैं हम लोग ऋणायन को, एनायन को। अब जो धनायन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इसके ऊपर जितना भी प्लस चार्ज होता है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ऋणायन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और जितना भी ऋणायन के ऊपर आवेश होता है वो किसके ऊपर स्थानांतरित हो जाता है, धन आवेश के ऊपर या धनायन के ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर यदि संख्या समान है तो उसको हम लोग आपस में कैंसिल करके सरल अनुपात में भी विभाजित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। अब जैसे उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास आयन है सोडियम, और आपको अभी मैंने बताया था कि सोडियम +1 में होता है। इसी तरीके से इधर बात करें तो
क्लोरीन -1 में होता है, तो हमने लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया, धनायन लिख दिया, और राइट साइड में हमने क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया, Cl- लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि धनायन का चार्ज ऋणायन पर और ऋणायन का चार्ज धनायन के ऊपर, तो इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, और मैंने ये भी बोला कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इनको सरल अनुपात में, या फिर अगर दोनों पर चार्ज समान है तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों अणुसूत्र बनाएंगे तो इस तरीके से बनेंगे NaCl। अब यहाँ पर हम लोग +1 और -1 नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि +1 को हमने किससे कैंसिल कर दिया, -1 से कैंसिल कर दिया। इसी तरीके के हम लोग और भी बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंपल उदाहरण लिया, यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर K+ और Br-, तो सिंपल सा है, +1 -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये तो सिंगल है, जैसे मैं यहाँ पर कोई बहुपरमाणुविक आयन ले लेती हूँ, तो बहुपरमाणुविक आयन में एक नियम है कि जब भी हमारे पास अणुसूत्र बनाने में बहुपरमाणुविक आयन आए, तो उस कंडीशन में हम लोग बहुपरमाणुविक आयन को एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाद में उसके ऊपर जितना भी चार्ज आ रहा है उस ब्रैकेट के वहां पर हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे। ऐसा क्यों, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सूत्र बनाते हैं हम लोग, एक हमारे पास है एल्यूमिनियम +3, और अभी मैंने बताया भी था एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, और यहाँ पर है हमारे पास सल्फेट -2। अब ये क्या है, बहुपरमाणुविक आयन है। अब हमें पता है कि ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, अब चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो Al2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो Al2। अब SO4 क्या है, बहुपरमाणुविक आयन है, और यहाँ पर मैं यदि 3 लिखूंगी तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पहले से यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुपरमाणुविक आयन को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो भी चार्ज इसके ऊपर आ रहा है इसको यहाँ पर हम इस ब्रैकेट के नीचे की तरफ लिख देते हैं। इसी तरीके से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक है अमोनियम और दूसरा है यहाँ पर Cl- क्लोराइड आयन, तो प्लस माइनस का चार्ज आपस में ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरीके से हम लोग सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं, एक फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। तो आप इस तरीके का कोई भी धनायन और कोई भी ऋणायन उठाकर उसका सूत्र बना सकते हो, उसका फॉर्मूला बना सकते हो। हम लोग कितने ही उदाहरण करें, हमें ये पता होना चाहिए कि धनायन पर कितना धनात्मक चार्ज है और ऋणायन के ऊपर कितना ऋणात्मक चार्ज है। तो जब हमें ये पता होगा तो हम लोग आसानी से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।